हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम खत्म कर लिए थे। हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस की, जिसमें हमारा वीडियो बंद हो गया था। 2 पॉइंट मैंने लिखवा दिए थे, बट वो वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता इसे। तो सबसे पहली बात, मैंने रूल नंबर 1 क्या लिखवाया था? रूल नंबर 1 था हमारा कि अगर दो स्ट्रक्चर है, देखो सबसे पहली बात, आरएस का मतलब क्या है आपको पता होगा। कोई भी एक स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं, उसमें दो या दो से ज्यादा आरएस होते हैं। उन आरएस को कंपेयर करना स्टेबिलिटी ऑफ आरएस है। लेकिन अगर केस आ जाए स्टेबिलिटी ऑफ आरएच, तो आपको पता होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका सिर्फ एक ही आरएच होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड एक ही होता है जो उसके आरएस से मिलकर बना होता है, तो दूसरा हो नहीं सकता। तो कंपैरिजन अगर किसका हो रहा हो, आरएच का हो रहा हो, मैं यहां पे लिख देता हूं साफ साफ आरएच यानी रेजोनेंस हाइब्रिड, तो उसके लिए मोर देन वन स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो हम आरएच ही करते हैं, और एक ही स्ट्रक्चर के आरएस का कंपैरिजन करना है तो हम स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के रूल देखने जा रहे हैं। यानी सेम स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन में दो आरएस बनते हैं, अब उन दोनों का कंपैरिजन करना है तो हम ये देख रहे हैं। लेकिन बेंजीन के साथ में किसी और स्ट्रक्चर को ले लो, दूसरा स्ट्रक्चर, तो उसको अगर कंपेयर करना है तो हम ये वाला रूल पढ़ेंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है न्यूट्रल structure will be more stable than charged structure। यानी मान लो दो आरएस है, दो आरएस में से एक न्यूट्रल है, एक में चार्ज है, तो न्यूट्रल वाला आपका हर कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले से। क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज का सेपरेशन हो जाता है ना, तो वहां पे चार्ज को सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब उस स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होगी न्यूट्रल वाले से। तो पहला पॉइंट, मैं इसका एग्जांपल 2 पॉइंट लिखाने के बाद एक साथ समझा दूंगा जिसमें दोनों रूल वैलिड हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट में मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है, अब इस पॉइंट को जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था तो मैंने मोर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लो। मैंने वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था, पर आपके पास इतना टाइम कहां होगा। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कर लो उसे, या फिर इसको ऐसे कर लो, स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। यानी स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। सेकेंड पॉइंट, अब इसका दोनों का मैं एक एग्जांपल ले लेता, एग्जांपल में ले लेता ब्यूटाडाइईन, ठीक है। हाइड्रोजन लगा देते हैं CH2 H H H और H, इसमें भी यही कर लेते हैं, मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लेता हूं। इसका रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा? बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। दो हाइड्रोजन इस पे लगे थे, एक हाइड्रोजन इस पे लगे थे। अब देखो, कोई अगर आरएस है, तुम्हें पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे के आरएस है कि नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज तुम्हें पता करनी है तो पता करना हो कि अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के आरएस हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा? तुम सिर्फ ये देख लो कि जो बॉन्ड जहां पे है, क्या वो दोनों स्ट्रक्चर में सेम पोजीशन, जैसे इस पे दो हाइड्रोजन लगे तो नीचे वाले में भी दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन है, नीचे वाले में भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। मतलब स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। जहां पे जितने बॉन्ड है, जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। यानी जितने एटम्स आ रहे हैं वही एटम्स उसी पोजीशन पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर मान लो मैं ऐसा बना देता जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे होता ही नहीं, तो वो इसका आरएस कभी नहीं होता। जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने ही इसमें, सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, ये है रेजोनेंस। अब देखो, मैं दोनों रूल इस पे एप्लीकेबल कर सकता हूँ। पहला, क्या ये न्यूट्रल है? तो पहला वाला केस न्यूट्रल है, ये चार्ज वन है, तो हम बोल सकते हैं यहां से वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड नंबर रूल, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, काउंट कर लो। इसमें दो हाइड्रोजन मतलब दो, डबल बॉन्ड 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड है 11। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर दोनों रूल से अगर देखो तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले से। तो इस एग्जांपल में दोनों रूल आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। बना लीजिए इसको। चलिए, तो ये दो रूल हो गए। हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो यहां की बात शायद वीडियो बंद हो गया था, तो करेक्शन किस में है? सेकंड पॉइंट में, जहां पे सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है वहां पे आप कोवेलेंट बॉन्ड कर लो, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही होने वाला है।
थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखूं तो थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखो, थर्ड और फोर्थ ध्यान से देखो। इफ नेगेटिव चार्ज is present on more electronegative atom and positive charge is present on more electropositive atom, then structure will be more stable। अब सबका कंपैरिजन ना अलग अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दो रूल को एक साथ लेके चलो और दो के हिसाब से कंपेयर करो। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों स्ट्रक्चर में चार्ज होगा, लेकिन एक केस में क्या होगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होगा, और दूसरे वाले एग्जांपल में क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाएगा और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए हम लेते हैं एग्जांपल, NH2 इस पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH, OH पे भी लोन पेयर है। अब ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक। अब मुझे इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि इसका लोन पेयर मैं इधर भेज दूं और ये इधर चला जाए, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनता है, NH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल सिंगल बॉन्ड OH, और इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। और दूसरा केस इसका क्या हो सकता था, सेम एग्जांपल का दूसरा केस देखो, NH2 CH डबल बॉन्ड OH। अब ये केस है, या फिर इसी एग्जांपल को मैं ले लूं, इसी एग्जांपल को मैं ले लूं, या छोड़ो यही रखते हैं अपन, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, इसको हटा दो यहां से, 2 सेकंड रुकना, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर में एक्चुअली प्रॉब्लम कैसा है, यहाँ पे OH में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये जाएगा इधर, तो अब क्या होगा, अब जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो OH का पॉजिटिव चार्ज रिमूव होके इस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो ये स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हटा दो, ये दो स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है आपस में। अब देखो, अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर 1 पे ऑक्सीजन और नेगेटिव में और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इधर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन वन, क्योंकि रूल क्या बोलता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सॉरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। लेकिन हो क्या रहा है, इन दोनों में ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है और लेस वाले पे इसमें, तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस केस में। तो सबके अलग अलग रूल है, सबका कंपैरिजन अलग अलग टाइप से होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब भी एग्जांपल आ जाए, और इस एग्जांपल से ज्यादा प्रायोरिटी होती है फोर्थ नंबर की जो मैं लिखाने जा रहा हूं, तो अगर ये कहीं पे हो रहा हो तो आप इसको अवॉइड करके फोर्थ वाले को पहले उठाओ। फोर्थ वाला अगर आप पहले उठाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा, इसको आप अवॉइड करते हो चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। चलिए, तो थर्ड और फोर्थ मैंने इसीलिए बोला कि ज्यादा अच्छे से देखना, क्योंकि थर्ड वाला अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लगता है, क्योंकि फोर्थ वाला अकेला ही सारी चीजों को संभाल लेता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, if octet rule is satisfying for all atom, then structure will be more stable, ठीक। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, उससे पहले मैं आपको एक नोट लगवा देता हूं। If rule number 3 and rule number 4 comes at
same time, then 4 is applicable and 3 and avoid rule number 3. ठीक, if rule number 3 and rule number 4 comes at same time, then 4 is applicable and avoid rule number 3. यानी 4 और 3 अगर एक साथ आ गए तो आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको छोड़ के आप ये देखोगे कि उनमें से क्या किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और रूल नंबर 3 वहां पे क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑक्टेट रूल के हिसाब से ज्यादा स्टेबल बोल देंगे स्ट्रक्चर को. जैसे मैं एक दो एग्जांपल इसका करा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करा रहा हूं, देखो कैसे होगा. CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये रूल है. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसमें से किसी की पोजीशन उठा के कहीं पे भी डालना चाहूँ तो मैं इसमें रेजोनेंस करवा सकता हूँ. लेकिन एक चीज और है, इसमें यहाँ पे CH2 लगाया ना मैंने, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है. अब क्या होगा, मैं रेजोनेंस करवाऊंगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH और OH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखें तो 3 के अकॉर्डिंग ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन जरा सा हम ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करवा लेते हैं. इस कार्बन पे देखूं तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा. यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है. हमें कार्बन के अराउंड देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डेड जो भी हुए. ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है 6 और इधर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है. यानी सिर्फ इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी सबका कंप्लीट. यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लोन पेयर तो अभी बचता है ना इसके पास, एक ही तो गया. ठीक, नीचे वाले केस में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सब 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं अपने अराउंड. तो इस केस में क्या हो जाएगा, रूल नंबर 3 इनवैलिड हो जाएगा और ऑक्टेट रूल के हिसाब से 4th वाला आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों आपके एक साथ आ जाए तो आप 3 वाले को अवॉइड करो और ऑक्टेट रूल से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफाइन कर लो. जैसे मैं एक स्ट्रक्चर और करा देता ताकि तुम अच्छे से क्लियर हो जाओ. हटा दो इसे. तो यार देखो, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किसके सराउंडिंग में है, किसके में नहीं है. अब तुम अगर तुम्हें ये भी बताना पड़े तो मतलब फिर बेकार ही है ना, क्योंकि अगर लोन पेयर वगैरह तुम अभी तक नहीं निकालना समझ पाए, बॉन्ड कितने बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर मतलब बहुत बहुत बेकार चीज हो जाएगी यार वो. तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, ठीक, और यहाँ बना रहता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे. सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या करता हूँ, ऑक्सीजन, यानी मैं रेजोनेंस करा देता हूँ, ये यहाँ चला जाएगा. ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब फिर से 2 स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने. पहले वाले पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. रूल नंबर 3 के हिसाब से देखो तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था. बट हम चाहते हैं पहले ऑक्टेट रूल पे. तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल को देख लो. अगर चार्ज है दोनों में तो ऑक्टेट रूल पे जम करो, बात खत्म हो जाएगी. न्यूट्रल है तो बात कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल वाला चार्ज वाले से हर केस में ज्यादा स्टेबल होगा. बट दोनों ही न्यूट्रल नहीं है, दोनों पे चार्ज है, तो सीधा जम करो सबसे पहले ऑक्टेट रूल चेक करने के लिए. इस कार्बन पे देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मतलब सब पे 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पॉइंट पे 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. यहाँ चेक करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो कार्बन हर जगह पे 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सब में हाइड्रोजन तो है ना. एक कार्बन का अगर एक फ्री बॉन्ड है तो उस पर हम हाइड्रोजन, यार ये सब चीजें तो तुम समझो थोड़ा सा ना.
इस पॉइंट पे डिसअपॉइंट मत करना। सब पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता है और कार्बन में कोई लोन पेयर जैसी चीज नहीं होती। चलिए इसकी बात करूं, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 2 बॉन्ड यहाँ है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 लोन पेयर। इसका मतलब इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखो हम गलत हो गए ना, हमारे हिसाब से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, सॉरी, जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर तुम जाते तो तुम इसको ज्यादा स्टेबल बोलते इसके कंपैरिजन में, बट यही तो गलती होती है, यही ऑर्गेनिक है। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल देन वन। तो मैंने क्या बोला, न्यूट्रल का केस हुआ तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर अगर बात आ रही है चार्ज की, तो पहले जम करो ऑक्टेट रूल पे, फिर जम करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये रूल, ये सीक्वेंस याद रखना। न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ऑक्टेट रूल वाला, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। चलो तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं और इसका आंसर तुम्हें देना है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रेजोनेंस करवा रहा हूँ। तो रेजोनेंस करवाने के बाद डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 जब रेजोनेंस करवाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मुझे तुम्हें बताना है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन। तो कौन सा रूल लगाएंगे, सबसे पहले हम दोनों न्यूट्रल नहीं है, दोनों पे चार्ज है, इसका मतलब न्यूट्रल वाला केस तो है ही नहीं। अब बचता है ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। तो हम पहले जाएंगे ऑक्टेट रूल पे, जल्दी से ऑक्टेट रूल लगा के मेरे को बता देना क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। जिसने लगा लिया हो वीडियो पॉज करके लगा लो और बाकियों को मेरे साथ देखो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कार्बन के अराउंड क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो लगा हुआ है, ये तो हमें पता है ना। तो एक हाइड्रोजन होने के बाद भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ये भी 8 कर रहा है, ये भी 8 कर रहा है, ये भी 8 कर रहा है और ये भी 8 ही कर रहा है। यहां आ जाओ, 8 8, यानी कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट्स व्हाई सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1। याद रखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो जो मैं स्ट्रक्चर बना के छोड़ देता हूं तो तब भी तो तुम समझते थे ना कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। क्योंकि हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करवाते थे कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए और जितने नहीं बनाए उतने हम हाइड्रोजन कंसीडर कर लेते थे। तो वहां पे भी वही हो रहा है। अगर मैंने हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है तो वहां पे हाइड्रोजन है, पर शर्त है कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं होने चाहिए। और आप देख लो हर जगह पे कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के पास है। तो ये था एक और केस, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब मैं कॉमन क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। तो तुम्हें आंसर देना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो पहला एग्जांपल है NH2CHOCH3। इस CH पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर। अब कैसे कैसे रेजोनेंस हो सकता है देखो, ये यहां आ सकता है तो स्ट्रक्चर बन सकता है NH2 नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CHOCH3। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता था कि इधर से शिफ्टिंग हो जाए, ये भी तो हो सकता था। तो अगर दूसरे केस में बात करूं तो इसका दूसरा RS बनेगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OCH3 और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये वाला तो इससे बना, इससे ये स्ट्रक्चर बना, बट सेम स्ट्रक्चर को अगर मैं ले लेता, सपोज NH2 CHOCH3 तो ये यहां आता ना, तो उस केस में इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ होती नहीं, तो ये वाला RS मिलता कि नहीं मिलता, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज
और कार्बन की ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होता है। अब 3 है मेरे पास, 1 2 3, तुम्हें बताना है तीनों में से स्टेबल कौन सा है। तो क्या तीनों में से कोई न्यूट्रल दिख रहा है? न्यूट्रल कोई भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब न्यूट्रल नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑक्टेट रूल पे, ठीक है। तो ये तीनों आरएस कैसे बने वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हमने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की है, एक बार ऑक्सीजन से। जब नाइट्रोजन से की तो ये वाला आरएस मिला, और जब ऑक्सीजन की तरफ से किया तो ये वाला आरएस हमें मिला। चलो चेक करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होने में से 6, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है। इसमें देखो 4 4 8, मैंने बताया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, कंडीशन की उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। इस पे देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अभी तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो और बड़ा पंगा हो गया, ठीक है। एक लोन पेयर है ना, इसके पास बचता है एक ही, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा, एक तो बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब भैया ये तो प्रॉब्लम वाली चीज हो गई। ये तो हमें पता चल गया कि थर्ड हमारा, सॉरी फर्स्ट हमारा सबसे कम स्टेबल होने वाला है, बट व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड? फर्स्ट इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब इनकी बात करूं तो ऑक्टेट रूल इन पे वैलिड नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों पे ऑक्टेट रूल है। तो बचा क्या? थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। अब यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो विच मींस वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन थर्ड, देन वन, ये रूल हो जाएगा। समझ गए? न्यूट्रल तीनों में से कोई था नहीं, हम गए ऑक्टेट रूल में। तो पहले वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, मतलब सबसे कम स्टेबल है। सेकंड और थर्ड को जब हमने चेक किया तो उसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट निकला। तो कंप्लीट ऑक्टेट निकला, मतलब दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करने के लिए तीसरी चीज बचती है, जो कि थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल बोलता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यही रूल बोलता है। लेकिन हमने थर्ड केस में क्या देखा? थर्ड वाले में देख लो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल। और सेकंड वाले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर वन। तो स्टेबिलिटी को अच्छे समझो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, स्टेबिलिटी पे। चलिए फिर से एक कॉमन क्वेश्चन ले रहे हैं। इस पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां लगा देता हूं Cl, और यहां डबल बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका जब मैं आरएस बनाऊंगा तो ये ऐसे जम करके चला जाएगा, ऐसे जम करके जाएगा, तो क्या होगा स्ट्रक्चर? यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड Cl, और Cl पे बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन विद 1 पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो देखो, अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल फिर से लगाओगे तो तुम गलत हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्टेट रूल देखना है। ऑक्टेट रूल अगर सेम निकला तो तुम सोचोगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन। इनको नहीं लिए, इन पे तो देखो होगा ही 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो रेजोनेंस अब सिंगल बॉन्डेड है, मतलब कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करके बैठा है। तुम चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, 2 यहाँ लगे हुए हैं, और 2 यहाँ लगे हुए हैं, तो इस पे बाकियों पे तो होने ही वाला है। यहाँ चेक करो, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मतलब सारे स्ट्रक्चर में हर पॉइंट पे 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों में से क्या हुआ, इस एक पॉइंट पे 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट का रूल नहीं है, लेकिन वहां पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सब पे 8 इलेक्ट्रॉन, व्हिच मींस सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो हमें समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल रहा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, और न्यूट्रल नहीं रहा तो हम सबसे पहले जंप करेंगे ऑक्टेट रूल पे,
और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल हम बनाएंगे। एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, CH2 CH CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये डबल बॉन्ड है। ठीक, इसका जब मैं आरएस बनाऊंगा, मैं आरएस बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl और Cl पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक लोन पेयर तो हटा दिया ना हमने। ये फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका आंसर तुम्हें मुझे देना होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कैसे सॉल्व करते हो, क्या सीखा है तुमने, वो तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसका आंसर मुझे बताना आपको। चलिए एक नोट लगाएंगे अभी हम, नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से लगाइए। नोट क्या है, हमें पता चल गया है कि -m और +m ग्रुप क्या होता है। +m ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और -m ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में समझा दिया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, +m ग्रुप -m ग्रुप कब होता है और -i कब होता है। तो इस चीज को ध्यान से रख के नोट लिखने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखो। If positive charge is present at adjacent any -m group, then structure will be more unstable. ठीक है, if positive charge is present at adjacent position of any, adjacent position कर लो उसे, adjacent position, यानी कि कोई -m ग्रुप है और उसके एडजेसेंट, जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे आपका कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है। रूल नंबर 2 अगर मैं देखूं तो ये पहला था, मतलब अब इसी का अपोजिट हो जाएगा। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन ऑफ एनी +m ग्रुप, देन स्ट्रक्चर विल बी मोर अनस्टेबल। सारा रूल सेम है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और -m की जगह +m आ गया है, बस इतना सा चेंज मैंने किया है। तो इस रूल को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, तो मैं करा दूंगा अभी क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O O, या फिर माइनस प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये है स्ट्रक्चर मेरा। अब देखो आप सबको पता है कि NO2 ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप आपका क्या होता है, -m ग्रुप, और -m ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल।
तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एम ग्रुप होता है NO2 और माइनस एम ग्रुप के पास एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यही मैंने आपको नोट में लिखा है। दूसरा एग्जांपल मैं लूं, जैसे मान लो ये तो पहला एग्जांपल था, दोनों एग्जांपल अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं। NH2 के पास लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था जिनके पास लोन पेयर होगा वो प्लस एम दिखाते हैं जनरली, तो ये क्या है प्लस एम ग्रुप, और प्लस एम ग्रुप होने की वजह से अब देखो इसके एडजेसेंट पे क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ये रहा प्लस एम ग्रुप के पास में कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये भी क्या है वेरी अनस्टेबल, ये भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है। ठीक है, तो ये सब कंपैरिजन के टाइम में बहुत यूज होते हैं। अगर हमको कुछ ग्रुप के बारे में पता है कि कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है तो हमें कंपैरिजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, हम इजीली कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन लेस स्टेबल होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आप लोग रूल एकदम से अच्छे से माइंड में सेट कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको वैसे बताया था कि लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो वो वैसे ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। लाइक चार्जेस या अनलाइक कोई भी अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आ गया तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, लेकिन ये केस उससे भी ज्यादा अनस्टेबिलिटी का है। जब माइनस एम ग्रुप के पास में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए और प्लस एम ग्रुप के पास में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये एडजेसेंट वाले से भी ज्यादा अनस्टेबल का केस बन जाता है। हालांकि इसमें देखो यहाँ पे इसकी वजह से ऑलरेडी अनस्टेबल है लेकिन इसकी वजह से और अनस्टेबल हो गया। ये ऑलरेडी अनस्टेबल है क्योंकि पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे अनलाइक चार्जेस हैं, लेकिन इस ग्रुप के होने की वजह से और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो एक क्वेश्चन दोनों पे ही बेस्ड एक एक क्वेश्चन करा देता मैं, इन्हीं की कुछ RS फॉर्म करके देखो क्या होता है। CH2 CH CH NO2 पहला एग्जांपल। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं। CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डाल देता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डाल देता हूँ नेगेटिव चार्ज, ये हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज O माइनस। फोर्थ स्ट्रक्चर में मैं क्या करता हूँ, चलो तीन ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फोर्थ स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, और हर केस में नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये चीज मतलब थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। जब इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब तीन स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुम्हें बताना है। एक थोड़ा सा चेंज है RS यहाँ पे देखो, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे क्या करो CH कर दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो, इस पे नेगेटिव चार्ज। और चौथा स्ट्रक्चर अगर तुम लेना चाहते हो तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। चलो चार स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, या फिर मेरा क्वेश्चन है विच वन इज लीस्ट स्टेबल। सिर्फ इस पे फोकस करना है तुम्हें।
लीस्ट स्टेबल कौन सा है, ये देखो, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है, तो जैसा दिमाग में आया मैंने बना दिया, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और कहीं पे कार्बन के कुछ पॉइंट पे किसी पे 6, 2 4 6 8, बाकी सब जगह ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, कहीं ऐसा नहीं लग रहा। चलिए अभी परफेक्ट है, अभी कुछ नहीं कमी है स्ट्रक्चर में। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, चलिए हम चेक करते हैं। ये हमारा है, देखो लाइक अनलाइक चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पे, यहाँ पे भी एडजेसेंट पे, यहाँ पे भी एडजेसेंट पे, इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 4th नंबर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, मोर स्टेबल। ये तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 4th नंबर। अब इन तीनों में से तीनों ही अनस्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल मैंने अब लिखा लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो अब कौन सा हम चेक करते हैं, देखो NO2, NO2 के पास में क्या है CH और उस पर डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें कोई ऐसा केस नहीं है। NO2 कौन सा ग्रुप होता है, -M, -M के एडजेसेंट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने से तो इसको फायदा है कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। बट इस केस में देखो हमने एग्जांपल किया है ये वाला -M ग्रुप और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला था कि लाइक अनलाइक अगर पास में रहे तो उससे भी ज्यादा अनस्टेबल तब हो जाता है जब -M ग्रुप के पास में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एडजेसेंट पोजीशन में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 विल बी लीस्ट स्टेबल अमंग ऑल, यानी 3 तुम्हारा सबसे ज्यादा कम स्टेबल है और 4th तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को यार कि -M के एडजेसेंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और +M के एडजेसेंट पे कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा दोनों केस में, ठीक है। अब सेम ही क्वेश्चन ग्रुप चेंज करके अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुम्हें मुझे क्लियर हो जाए तुम्हें आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे मैं ग्रुप लगा रहा हूं NH2, सेम क्वेश्चन, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है चारों में से। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए घर के लिए, क्योंकि NH2 तुम्हें पता होना चाहिए NH2 +M है या -M। तो NH2 पे लोन पेयर तुमको दिख रहा होगा और लोन पेयर से समझ में आ रहा होगा कि वो कौन सा ग्रुप है। ग्रुप है तुम्हारा +M, ठीक है। तो +M वाला नोट तुम्हें पता है, +M के पास में कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। सेकंड वाले में देख लो, +M के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सबसे लीस्ट स्टेबल है। और 4th नंबर एज यूजुअल सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, सेकंड वाला लीस्ट स्टेबल। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए 4-4 के डिफरेंस लेके। अब तुम लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये लीस्ट स्टेबल क्यों हुआ। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव 2 वैकेंट ऑर्बिटल आसपास आ गए तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही नहीं सकते, उधर वाला भी वैकेंट है इधर वाला भी वैकेंट है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है तो ये भी वैकेंट है और ये भी वैकेंट है। अब यार हमें तो ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दे के वैकेंट ऑर्बिटल को हमें फुलफिल करना होता है ताकि वो थोड़े से स्टेबल हो सके। लेकिन जब दोनों वैकेंट है तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। दैट्स व्हाई ये वाला केस तो वैसे ही अनस्टेबल हो गया। और यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज को हम लोन पेयर से ही कंसीडर करते हैं और यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूँ कि लोन पेयर का रिपल्शन होता है, तो यहाँ पे वो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है मतलब स्ट्रक्चर अनस्टेबल ही रहने वाला है। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट अनस्टेबिलिटी के, ठीक है। तो आरएस की अनस्टेबिलिटी मैंने तुम्हें हर पॉइंट से सिखा दी है कि 2 आरएस अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कैसे उसे कंपेयर करोगे। जीओसी की बुकलेट तुम्हारे पास होगी, उस बुकलेट को सॉल्व करो, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस वारएस के अलग अलग क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ आरएस पे। मेरे हिसाब से सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे तो इसमें भी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। इतने क्वेश्चंस मैंने तुम्हें स्टेबिलिटी के कंपेयर करा के दे दिए, जो इंपॉर्टेंट नोट था वो नोट मैंने तुम्हें बता दिया।
यही पे प्रॉब्लम हो जाती है, हमसे गलती हो जाती थी, बट वो मैंने तुम्हें नोट बना के लिखा दिया है। अब मैं यही सोचूंगा कि तुमसे कोई गलती ना हो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ आरएच। अब स्टेबिलिटी ऑफ आरएच हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे, तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लिखेंगे। तो ये था आरएस के लिए, यानी एक ही स्ट्रक्चर के दो या दो से ज्यादा आरएस को कंपेयर करना है, तो वो वाला रूल हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएच रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर स्टेबिलिटी तुम्हें देखना है तो तुम्हें पता है रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दो या तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अपन देखते हैं। पहला पॉइंट है इफ structure contains same kind of bond, then the structure is more stable, which have more कॉन्जुगेशन। यानी दो स्ट्रक्चर है, दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों में से क्या होगा, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसमें क्या होगा, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा। जैसे ये दोनों ही डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर है, दोनों के बॉन्ड का टाइप क्या है, सेम है, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इस पे आगे बात रुक जाएगी, इसमें कॉन्जुगेशन बढ़ा है, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा मतलब उतने ज्यादा आरएस मिलेंगे हमें, और जितने ज्यादा आरएस मिलेंगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ये मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका हूं कि मोल नंबर ऑफ आरएस इन केस ऑफ आरएच, आरएच के केस में ये बात तो याद रखो, मोल नंबर ऑफ आरएस विल बी मोर स्टेबल। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, अगर दोनों डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर हैं, दोनों में डबल बॉन्ड है, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड है, तो जितना बड़ा कॉन्जुगेशन होगा उतने ज्यादा आरएस हमें मिलेंगे और वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अब इसका आंसर तुम लोग खुद ही दे दोगे कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। बट इसमें क्या होगा, इसमें 2 सेकेंड, नहीं इस स्ट्रक्चर में आरएस दोनों के सेम ही बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को रुको थोड़ा सा, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ ये स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है ये तुम बता दोगे। जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब दोनों ही केस में, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, अगर मैं इसको नंबर दूं 1 1 2 2, तो इसमें क्या है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1 क्योंकि सेकंड में ज्यादा आरएस मिलेंगे, और इसमें भी सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1 क्योंकि सेकंड में ज्यादा आरएस हमें मिलने वाला है। दो दो आरएस तो हमें रिंग से मिल रहा है, लेकिन तीसरा आरएस बाहर वाले डबल बॉन्ड से भी हमें मिलने लग जाएगा। तो दोनों में क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब ये वाला पॉइंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ इसके बारे में ज्यादा डाउट्स मत क्रिएट करना, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे और ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये अभी हमें स्टेबिलिटी में पॉइंट लिखना ही है, हम लिख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स are more stable if conjugation is same। यानी कॉन्जुगेशन सेम है तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे बेंजीन, बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा,
किसी चैप्टर में, लेकिन अभी इस पे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट मत करना, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड जनरली साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं। अब बेंजीन एरोमेटिक है। अब देखो दोनों में कॉन्जुगेशन सेम है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड है, यानी सिस्टम इक्वल, दोनों में 3 डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे कॉन्जुगेशन हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ एरोमेटिक फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो ये पॉइंट मैं तुम्हें आगे ही अच्छे से बहुत क्लियर समझा पाऊंगा जब मैं तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बता दूंगा। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बीच में इसको इंट्रोड्यूस करा दूं, ठीक है। इसमें हम अगर हम पढ़ेंगे तो एरोमेटिक पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिक पढ़ेंगे, नॉन एरोमेटिक, सारी चीजें हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रखो, इस रूल को माइंड में रखो। कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो आपको ज्यादा स्टेबल होगा, भले ही कॉन्जुगेशन सेम हो। इसमें भी 3 पोजीशन में कॉन्जुगेशन है, इसमें भी 3 पोजीशन में कॉन्जुगेशन है, फर्क नहीं पड़ता, एरोमेटिक होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 का रूल नंबर 3। अब देखो ये जो हम देख रहे हैं ना, अभी तक हमने जितना भी देखा ना, हमने लीनियर कॉन्जुगेशन देखा, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो थर्ड पॉइंट है लीनियर कॉन्जुगेशन विल बी मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ये, और एक एग्जांपल है ये। अब देखो इसमें कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है, सर यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे भी C है, ठीक। अब दोनों में कॉन्जुगेशन सेम है, ऐसे, फिर ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। इसमें भी 3 ही पॉइंट है जो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, बट ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे है, क्योंकि इसका ऐसे कॉन्जुगेशन होगा, या तो इधर से आएगा फिर इधर जाएगा, 2 टाइप से कॉन्जुगेशन हो सकता है इसका, या तो इस एंड से होगा या तो इस एंड से, लेकिन इन दोनों बॉन्ड का आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉर्नर वाले बॉन्ड्स का आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, जिसका मतलब इस बीच वाले से दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेशन है, दोनों आपके रेजोनेंस दिखा रहे हैं इस बीच वाले डबल बॉन्ड से, लेकिन ये कॉर्नर वाले आपस में किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं कर रहे, तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। यानी बीच में किसी पॉइंट की वजह से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है, बट अगर इस पॉइंट को हटा दो तो स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं होगा। बट यहाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठती है और एंड तक पहुंचती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉन्जुगेशन है। इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से भी कॉन्जुगेशन है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब शिफ्टिंग होगी तो यही इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है लीनियर कॉन्जुगेशन, जिसमें कॉन्जुगेशन चलता जाए चलता जाए चलता जाए, किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। और ये होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो मैं इसको एक बार कार्बन के स्ट्रक्चर से भी बना देता हूं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एक तो ये है। और इसको बनाऊं तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन इधर से ऐसे हो सकता है, या फिर ये पहला केस है कि ऐसे हो, इस वाले को यहां से हटा के मैं यहां दिखा देता हूँ, ठीक है। या तो ये केस है ऐसा हो, दूसरा केस कैसा है, ऐसा हो सकता है। तो 2 अलग अलग टाइप से RS, इसके भी 3 ही बनेंगे, इसके भी उतने ही बनेंगे, लेकिन इस केस में इन दोनों पॉइंट पे कॉर्नर पे कोई भी टाइप आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, आपस में किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं है। तो इस बात को याद रखना, क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, किसी मिड पॉइंट की वजह से पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है, बट अगर उसको हटा दो तो आपस में पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। ये होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। फोर्थ पॉइंट सेम ही है, लिख लो। स्ट्रक्चर हैविंग मोर RS will be more stable. Structure having more RS will be more stable. यानी 2 स्ट्रक्चर का कंपैरिजन हो रहा है। सपोज 2 स्ट्रक्चर मैंने लिए, एक के पास 4 RS है और दूसरे के पास 6 RS है, तो 6 वाला ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होगा।
तो स्ट्रक्चर हैविंग मोर आरएस विल मोर स्टेबल, ये आपका था नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट रहा हो, फिफ्थ या फोर्थ, इन केस ऑफ इक्वल आरएस structure is more stable, and in case of equal RS more number of RS will be neglected। जैसे मैं इसको एक नंबर से ही समझा देता पहले। तो कोई दो स्ट्रक्चर मेरे पास 1 और 2, 1 के पास 6 आरएस है, सपोज 1 स्ट्रक्चर जो मेरे पास है उसके 6 आरएस फॉर्म होते हैं, लेकिन सेकंड के पास 2 आरएस हैं, लेकिन वो कैसे हैं, इक्वल आरएस है। तो 2 इक्वल आरएस वाला केस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, भले ही इसके पास 6 आरएस क्यों ना। तो इक्वल आरएस का केस आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल करा के दिखा देता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इक्वल आरएस का केस है और कौन नहीं। और इक्वल आरएस का केस एक दो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लूं HCOO माइनस, अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लूं, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट आयन। इसका नाम क्या है, फॉर्मेट आयन। अब देखो इसमें क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा, HCO माइनस डबल बॉन्ड O। इक्वल आरएस तुम्हें कैसे पता करना है, इक्वल आरएस में जो रेजोनेंस होगा वो बिल्कुल सेम नेचर में होगा। अब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो नॉर्मल C डबल बॉन्ड होता, नॉर्मल C डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इस स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे भी नॉर्मल C डबल बॉन्ड O ही पार्टिसिपेट कर रहा है इस स्ट्रक्चर में। फिर O पे ही निगेटिव चार्ज गया तो इसमें भी O पे ही निगेटिव चार्ज गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारी चीजें सेम हो रही है, यानी पहले वाले स्ट्रक्चर में जो चीजें हुई वही दूसरे वाले स्ट्रक्चर से हो रही है, बिल्कुल किसी पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो केस बन जाता है इक्वल आरएस का। फिर से देख लो, C डबल बॉन्ड O एक नॉर्मल बॉन्ड था, उससे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहां से जो बॉन्डिंग हुई, अब यहां पे भी अगर तुम इसको वापस से चेंज करोगे तो यही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O ही आ रहा है, कोई दूसरा नेचर नहीं है यहाँ पे, सेम ही नेचर। तो जब भी सेम नेचर में रेजोनेंस होगा तो वो इक्वल आरएस का केस होगा। अगर मैं इसका आरएस बनाऊं तो R दोनों पे नेगेटिव चार्ज और दोनों पे पार्शियल डबल बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1/2 में, -1/2, यानी दोनों पे हाफ हाफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ये है इक्वल आरएस का केस। दूसरा एग्जांपल उठा के बता देता हूं मैं तुम्हें, अगर यहां से नहीं समझे हो तो। यानी नेचर सेम होना चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में। अब आप लोग कई बार देखते हो, आपने जितने रेजोनेंस अभी तक किए उसमें कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर दूसरी जगह से हम बॉन्ड उठा रहे हैं, फिर तीसरी जगह से हम बॉन्ड उठा रहे हैं, यानी हम एक ही जगह पे नहीं कर रहे हैं ना, हर पोजीशन पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। पहले मान लो सेकंड नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, थर्ड वाले आरएस में थर्ड नंबर पे आ रहा है, फोर्थ वाले में फोर्थ पे आ रहा है, वो डिफरेंट पोजीशन पे हो गया। जैसे मैं लूं CO3-2 आयन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन भी इक्वल आरएस का केस है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग जाके देख लेना, CO3-2 NO3- SO4, जो भी स्ट्रक्चर्स है ना वो जनरली इक्वल आरएस के ही हैं। जैसे मैं CO3-2 बनाऊं, ये है, अब इसका मैं रेजोनेंस कराऊं तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो दूसरा आरएस का क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी ये चला जाएगा ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब थर्ड केस में क्या हो सकता है, थर्ड केस में हो सकता है ये यहां आए, ये यहां चला जाए, तो इसका थर्ड आरएस क्या बनेगा, थर्ड आरएस बनेगा CO- डबल बॉन्ड O माइनस। तो देखो सब जगह पे सेम नेचर पे ही रेजोनेंस हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये C डबल बॉन्ड O बन रहा है, मतलब पूरा रेजोनेंस बिल्कुल सेम टाइप से हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसका आरएस अगर मैं आरएस बनाऊं तो आरएस बनेगा तीनों पे पार्शियल डबल बॉन्ड, और हर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2/3, इस पे कितना होगा -2/3, और इस पे भी कितना होगा -2/3। मतलब इक्वल आरएस का केस, एक और पॉइंट समझ लो, इक्वल आरएस के केस में क्या होगा कि हर पोजीशन पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जो भी चार्ज होगा वो इक्वल हो जाएगा, और हर पोजीशन पे
आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे मैंने एक बार पॉजिटिव का केस कराया था, प्रोपीलियम आयन कराया था और साइक्लोप्रोपाइल कराया था, ठीक, वो कार्बोकेटाइन का केस था, तो वो भी इक्वल आरएस का केस बनता है, उससे भी जितने बनते हैं वो सब इक्वल आरएस ही होते हैं। यानी हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड चला जाए, हर पोजीशन पे पार्शियल बॉन्ड आ जाए और हर पोजीशन पे चार्ज इक्वल हो जाए, तो उसे हम इक्वल आरएस का केस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें घर से करना है और तुम्हें बताना है इक्वल आरएस है कि नहीं है। NO3 माइनस और बेंजीन। बेंजीन तो हमने प्रैक्टिकली देखा है, सारी चीजें सेम होती है, तो ये भी एक इक्वल आरएस का केस है। ये स्ट्रक्चर है आपके, यानी इक्वल आरएस का केस आ गया तो वो आपका हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा, भले दूसरे वाले के पास कितने भी आरएस हो, कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो बता देता हूं। डायएनाइन स्क्वेरिक एसिड। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब मैं अगर इसका आरएस फॉर्म करूं तो ये क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो इसका सेकंड आरएस क्या बनेगा, सेकंड आरएस बनेगा इसका O माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। ये हो गया। अब सेकंड केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड केस में मैं इसको यहाँ ले आऊं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो थर्ड आरएस क्या बनने वाला है इसका, थर्ड आरएस बनेगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऊपर जाएगा निगेटिव चार्ज में, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और ये रहेगा निगेटिव चार्ज में। अब क्या हो सकता है, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ चला जाए और ये यहाँ चला जाए, तो इसके टोटल 4 आरएस बन रहे हैं, इसके टोटल 4 आरएस आपके बन रहे हैं, और चारों आरएस आपके कैसे होंगे, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। इसके टोटल 4 आरएस बन रहे हैं और चारों इक्वल आरएस हैं, चारों क्या है, ऑल 4 आर इक्वल आरएस। अब सोचो 4 इक्वल आरएस है, मतलब ये स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया।